नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मुलाकात कर चार धाम आने का दिया न्योता। कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट का हल्द्वानी दौरा, प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का किया निरीक्षण। 42 हेक्टेयर पर पार्क और 300 हेक्टेयर पर जू है प्रस्तावित। बीजेपी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को, उत्तराखंड कार्यकर्ता मोदी का संबोधन सुनेंगे वर्चुअली माध्यम से। कई जगह पर होगी गोष्ठी, वरिष्ठ नेताओं का होगा सम्मान। जोशीमठ में संघर्ष समिति का 90वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। पीड़ित परिवारों ने एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी, मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ का 2 दिन तक रह सकता है असर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति सहित विभिन्न बाह्य सहकारिता परियोजना और पूंजीगत परियोजना के लिए विशेष सहायता योजना के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्य को G20 की 3 महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिए जाने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा, आदि कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम के लिए आमंत्रण किया है। प्रधानमंत्री के साथ लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ये उनकी शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार फिर पहले स्थान पर रहने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रदान की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी विश्व नेताओं की ये 76% अप्रूवल रेटिंग दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके प्रशंसक और चाहने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का परचम समूचे विश्व में लहरा रहा है। देहरादून में होगा निवेशक सम्मेलन। अक्टूबर-नवंबर में सम्मेलन होना प्रस्तावित है। सम्मेलन का नोडल अधिकारी सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम को बनाया है। रोजगार और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस, सेवा क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी फोकस, पर्यटन, आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बागवानी, अरोमा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में निवेश करने को प्रोत्साहित। उत्तराखंड में निवेश के लिए इच्छुक और समर्पित निवेशकों के साथ एमओयू करेगी सरकार। देश और विदेश से रोड शो के माध्यम से उत्तराखंड में निवेश के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। यूपी की तर्ज पर बड़ा निवेश सम्मेलन करने की तैयारी में है। उत्तराखंड में पहला निवेश सम्मेलन अक्टूबर 2018 में हुआ था। देहरादून निवेशक सम्मेलन की तैयारी शुरू। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने गोलापार में प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया और वन विभाग के अधिकारियों से बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण संबंधित पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न जैव विविधताओं की वनस्पतियों के साथ ही पर्यटन के दृष्टिगत आकर्षक बनाए जाने को लेकर कार्यवाही गतिमान है। प्रथम चरण में बायोडायवर्सिटी का कार्य पूरा होने के पश्चात 300 हेक्टेयर में जू प्रस्तावित है।
इसमें विभिन्न प्रजाति के टाइगर, लेपर्ड सहित अन्य प्रजातियों के जानवर दिखाई देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर हल्द्वानी में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की सरकार का लक्ष्य है, जिसे जल्द ही मुहूर्त रूप दिया जाएगा। चालीस या 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडाइवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क बनाने की योजना चल रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हम सभी लोग लंबे समय से इसमें प्रयत्नशील हैं। धनराशि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जहां से भी होगी हम उसको लाने का इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बन जाता है तो ये हल्द्वानी के लिए एक बहुत ही स्थायी डेस्टिनेशन होगा। लक्सर के बसेड़ी मार्ग पर स्थित आर्य समाज मंदिर में 88वां 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव आयोजन किया गया। इस दौरान हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सामाजिक स्तर के वैदिक विद्वान भी मौके पर शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान समारोह कार्यक्रम के मुख्य संचालक राहुल अग्रवाल ने बताया कि आजादी के आंदोलन में भाग लेने के लेकर मध्यकाल में महिला सम्मान और दहेज प्रथा को लेकर जो भी कुरीतियां चुनौती बनकर सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन शैली के समक्ष आई है, आर्य समाज द्वारा उन्हें प्रबलता के साथ निरंतर दूर करने का प्रयास किया गया है और आर्य समाज द्वारा समाज को नई चेतना के साथ नई दिशा भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन और ग्लोबलाइजेशन जैसे विषय पर भी आर्य समाज द्वारा अपनी अग्रसर भूमिका निभाई गई। इसके अलावा नशा उन्मूलन पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में आर्य समाज हमेशा से अग्रणी रहा है। इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आमंत्रण पर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मौके पर विराजमान तमाम दिग्गज महानुभावों को बतौर वाचक बनकर आर्य समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का बखान किया गया। आजादी के आंदोलन में भाग लेने से लेकर और मध्यकाल में जो बहुत सारी कुरीतियां आई, चाहे वो महिला सम्मान हो, उस समय दहेज प्रथा का बहुत रहा, उस समय सती प्रथा जैसी बहुत कुरीति रही, उसे दूर करने का प्रयास रहा हो, या समाज में अनेक जो कुरीतियां आई उन्हें दूर करके आर्य समाज ने सदैव जो है समाज को नई चेतना और नई दिशा प्रदान की है। भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पाकिस्तान की सीरीज शुरू की 3 मिनट 4 सेकंड के शॉर्ट फिल्म को भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। इसमें उन्होंने 70 साल के शासन के दौरान कांग्रेस पर 48 अरब से अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं भाजपा प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि इस वेब सीरीज के माध्यम से कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है। 70 साल में जितने रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, उतना यदि विकास के कार्यों में लगाया जाता तो आज देश की हालत कुछ और ही होती। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। देश में घोटाले किए हैं, उन घोटालों की ये सीरीज है। 48 खरब रुपए का ये इतना बड़ा इन्होंने इस देश के साथ घोटाले किए हैं। जो पूरी ये आम जनता का जो ये पैसा था, ये पूरे विकास में लगना चाहिए था। इससे कई जो हमारी जो योजनाएं गरीबों के लिए थी, पूरा इस देश के जो पूरी आर्थिक जो व्यवस्था थी उसको हम सुदृढ़ कर सकते थे, लेकिन केवल कांग्रेस ने इस देश को लूटने खसोटने का काम किया है। ये हम पूरी जनता को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने जो घोटालों की जो है ये पूरी सीरीज ही बनी हुई है। भाजपा के जो प्रकरण है निकालने के, कि भाई ये वीडियो निकाल करके ये 70 साल का हमें दिखाना चाह रही हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने ही करे, लेकिन 70 साल में ये चीज़ें दिखाए ना कि कांग्रेस ने कितनी यहाँ पे योजनाएं की, कितनी अच्छी योजनाएं महिलाओं के लिए की, युवाओं के लिए की, वो योजनाएं निकाल के दिखाए ना। और जो आज भाजपा कह रही है कि 70 साल में उन्होंने ये किया, तो वो तो 7 साल 8 साल के अंदर ही भाजपा सरकार इतना घोटाले कर चुकी है कि वो 8 साल में ही इससे अरबों से भी ऊपर जाएगा। उत्तराखंड के लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रेस वार्ता का भाजपा सरकार पर राहुल गांधी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय अब भाजपा सरकार कर रही है, जो असहनीय है। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी गुजरात की कोर्ट में अपनी अपील दायर करने के लिए जा रहे हैं, तो उस पर भी टीवी पर भाजपा के लोगों की लंबी लंबी जुबानी निकल रही है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस के लिए ये भी एक ऐसा पल है जो भाजपा वाले राहुल गांधी को अहमियत नहीं देते थे, वो आज राहुल गांधी को वापस समझ रहे हैं।
गांधी जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा अत्याचार भाजपा सरकार कर रही है। अब ये सहनीय नहीं है। लोगों में बड़ी सिंपैथी बन रही है, भाजपा बौखला रही है। आज राहुल जी सूरत जा रहे हैं गुजरात की कोर्ट में अपनी अपील दायर करने के लिए। उसके लिए भी टेलीविजनों पर भाजपा के लोगों की इतनी लंबी जीभ निकली हुई है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हमारे लिए, कांग्रेस के लिए ये भी एक ऐसा पल है जो भाजपा वाले राहुल गांधी को अहमियत नहीं देते थे, वो भाजपा वाले राहुल गांधी को आज बाप समझ रहे हैं। और बड़ा स्पष्ट संदेश है। मैं कहना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस का पदाधिकारी होने के नाते 2024 के चुनाव में मोदी जी जा रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के साथ बहुत भारी अत्याचार हुआ है। इस प्रकार का अत्याचार आज तक हिंदुस्तान में तो क्या विदेशों में भी कहीं नहीं हुआ। एक आदमी अपनी बात कहने के लिए जाता है और उसको मना कर दिया जाता, और जो देश का पूरे सब जितने राष्ट्र हैं सबका जाना माना चेहरा राहुल गांधी है। जाना माना चेहरे के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना ये बड़ी भद्दी बात है। अगर मैं ही यहाँ से कह दूँ भाई तुम बाहर चले जाओ दफ्तर से, तो बहुत गंदी बात है। ये अच्छी बात नहीं है। पूरा राष्ट्र जो है राहुल गांधी के पीछे लगा हुआ है। हिंदुस्तान की अंतिम नगरपालिका जोशीमठ के तहसील प्रांगण में 90 दिन से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि जोशीमठ के तहसील प्रांगण में आए दिन सैकड़ों की तादाद में जोशीमठ नगर के पीड़ित परिवार पहुंच रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पीड़ित परिवार एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशीमठ की बर्बादी का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी है। जब तक एनटीपीसी को जोशीमठ से बाहर नहीं किया जाता, तब तक वे लोग इसी तरह से आए दिन धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जोशीमठ संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि अगर जल्द सरकार उनकी सारी मांगों को पूरा नहीं करती, तो आने वाले दिनों में फिर एक बार फिर से लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। आज हमारे जोशीमठ में धरना पे बैठ सके हम लोग यहाँ पे। अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हुई तब तक हम हटने वाले नहीं है। तब तक हम धरना पर रहेंगे और आगे तक हमारी लड़ाई रहेगी। हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, जो है कि हमें अब तो हमारे आंसू भी मतलब सूख चुके हैं और हम यहाँ बैठे बैठे हमारे कोई सरकार सुनाई नहीं आ रही। हमें तो ये भी नहीं लग रहा कि हमें कहीं मिलेगा, हम अपने जीवन गृहस्थ वहाँ कर सकेंगे, वहाँ रह पाएंगे। हम जो है कि हमें इतना अरे एनटीपीसी कारण यू पूरी जमीन तसने स्वेगी अदियो खणबाव तना एनटीपीसी ना सरकार भी तबारे तना जवाते ने पूरा नुकसान वे तबारे ने सरकार समझी के एनटीपीसी कारण नुकसान तो एनटीपीसी का कारण वे सरकार भी के बे सकन जो तो शुरू बनी छे ते के कारण हमारा नुकसान भी हुई। आंदोलन का 90वां दिन मतलब 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से यहाँ पर तहसील प्रांगण में धरना चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों की उपस्थिति जो है 100-200 लोग लगातार उस धरने पर बैठने आते हैं। तो ये जो है आपदा प्रभावित हैं और इस बात को लेकर के धरने पर हैं कि पूरे जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित किया जाए। जोशीमठ के जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका जो है जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करते हुए मुआवजा दिया जाए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। भैया, हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों? अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कस दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अभी वहाँ को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तू मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका वो तो कर। जी भैया।
मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाके। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। OROP द्वितीय की विसंगतियों को दूर करने को लेकर उत्तराखंड पूर्व सैनिक लिंग बिंदुखता और पूर्व सैनिक कल्याण समिति हल्दू चौड़ा के संयुक्त तत्वावधान में शहीद स्मारक में एकत्रित होकर गोला रोड और मुख्य बाजार होते हुए तहसील लालकुआ तक पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में जुलूस निकाला। OPR उसमें तो उसको दूर करने की मांगे हैं। नंबर 1 फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, MSP, तो ये हमारी तो ये जो आज तक 2019 में जो हमारी फर्स्ट OROP का जो विसंगति आई, तो सेकंड में बिल्कुल भी इसको दरकिनार करके उन्होंने जेसोज वार को अलग कर दिया और अफसर को आगे बढ़ा दिया। 5 मांग है हमारी: MSP, इक्वल मैंडेटरी सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन और महिला पेंशन। क्योंकि उनको पहले जो हमारे महिलाओं को पेंशन मिलती थी वो 3,500 मिलती थी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ को 5,800 मिलती थी। आज हमारी जो वीरांगना हैं उनको 13,000 और उनको 72,000, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में भी हमको मानना है कि वही जो जितना उनका बढ़ा जिस रेशियो से, वही रेशियो से हमारी महिलाओं का बढ़ना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन डोईवाला के तहसील में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन SDM डोईवाला को सौंपकर समस्या के निदान की मांग की। बता दें कि डोईवाला क्षेत्र के सैकड़ों पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक ने संगठन के बैनर तले बड़ा प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से सैनिकों के हित में निर्णय करने की मांग की। सबको पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है उसमें कि क्या आपस में क्या इनकी मिली गांठ हुई है। गोली खाता है जवान सीने पे और फायदा कौन लेता है? ऑफिसर। मेडल लड़ाई लड़ता है कौन? सिपाही। मेडल किसको मिलता है? ऑफिसर। हर काम में जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। इसलिए हमारा विचार है कि हमारा जो आपस का जो वो है आराम से सुलझ जाए, नहीं तो अभी हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। शायद सरकार को ये पता नहीं होगा कि सैनिकों का जो है माने जो पेट का जो हिसाब किताब होता है, जो हमारे बच्चों का लालन पालन का, उस पर भी अब हमें खतरा नजर आ रहा है। पेंशन में विसंगतियाँ, पेंशन पर 100% विसंगतियाँ हो गई है। किसी को जो है 3-4 प्रकार के जो है फैक्टर दिए गए, जैसे OROP में जो है कई विसंगतियाँ उन्होंने निकाल दी है। किसी को जो है 2.51 से दे रहे, किसी को 2.67 से दे रहे, किसी को 2.81 से। क्या है ये? सेना के अंदर इक्वल होना चाहिए, चाहे वो कम तनख्वाह लेता है चाहे वो ज़्यादा तनख्वाह लेता है।
आज यहाँ पर डोईवाला तहसील में इस क्षेत्र के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके संगठन जो है हमें यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। उनका ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री के नाम है। हम जो है उचित माध्यम से उसको भेजने का प्रयास करें। लोहाघाट में जिले के पूर्व सैनिक ने अपनी वेतन विसंगति दूर की मांग की और पूर्व सैनिक संगठन लीग के जिला अध्यक्ष कैप्टन RS देव ने नेतृत्व में नगर के सैनिक विश्राम गृह से लेकर SDM कार्यालय तक केंद्र सरकार और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। साथ ही SDM के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अधिकारी शहीद हो जाते हैं तो उनके जवानों की फैमिलियों को 12,000 से लेकर के 18,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है, जबकि अधिकारी की फैमिली को 58,000 से लेकर के 65,000 रुपए तक पेंशन दी जाती है। क्या 12,000 रुपए में हमारे सिपाही की फैमिली अपना गुजर बसर कर सकती है? यह कतई भी संभव नहीं है। इन चारों विसंगतियों को दूर करने के लिए हम आज अपना उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग लोहाघाट SDM अपने जिले के लोहाघाट के SDM साहब को ज्ञापन सौंपकर माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय को उप जिला अधिकारी के द्वारा ज्ञापन सौंप रहे हैं। 2014 के अंदर हमें दिया था, उसी रेशो को मानते हुए एक अनुपात के हिसाब से, एक गुणांक के हिसाब से अगर आप हमारी पेंशन को बढ़ाते हैं तो हमारी कोई भी संगतियां नहीं होती है। दूसरी जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, MSP है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। और जहां तक है MSP तो हम कोर्ट से भी जीत रहे हैं, हम लेवल में आएंगे, लेकिन विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का विशेषकर ध्यान दिया जाए। वन रैंक वन पेंशन की मांग पर कोटद्वार में पूर्व सैनिकों ने बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया, जिसके बाद तहसील परिसर पहुंचकर जिला उपाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। और इस दौरान पूर्व संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द OROP की विसंगतियों को दूर नहीं करती तो इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। जो विसंगतियां पैदा हुई हैं उन विसंगतियों को दूर करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को आज गुहार लगाई गई है। और हमारा मानना है कि संविधान प्रदत्त तरीकों से हम अपनी मांग को अगर भारतीय राष्ट्रपति जी महोदय के पास अगर रखेंगे तो जरूर हमारी मांगों को वो स्वीकार करेंगे। वर्तमान में अपंगता होगी, वीर नारी हो गई, हमारी मिलिट्री सर्विस पे फैक्टर का है, सबको समान करने के लिए हमारी मांग है, जिसको आज ज्ञापन के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित कर दिया। फिर आज मेरे पास यहाँ पे कम से कम 5,000 पूर्व सैनिक थे, अगली बार मैं 10,000 पूर्व सैनिक लाऊंगा। युवा उक्रांत के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भिष्ट ने प्रेस वार्ता कर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में हो रहे महिला खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाई और SSP से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। राजेंद्र बिष्ट ने कहा है कि पहाड़ से महिला खिलाड़ी देहरादून आती है ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके, लेकिन क्रिकेट अकादमी के संचालन खिलाड़ियों के साथ मानसिक शारीरिक उत्पीड़न करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण नरेंद्र शाह का वायरल वीडियो है। तरीके का जो उत्तराखंड की आबो हवा खराब करने का कार्य कर रहा है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो इसके अध्यक्ष हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो मौन रहना ये भी दिखाता है कि दर्ज करता है कि उनकी भी इसमें सहमति है, उनके संरक्षण पर ये फल फूल रहे हैं। राजीव शुक्ला कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह के बेटे जय शाह इसके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इसमें सहयोग है। राष्ट्रीय पार्टियां दोनों तरफ से आप देख लीजिए, ना कांग्रेस ना बीजेपी इसमें दोनों मौन है, तो ये साफ जाहिर करता है कि हमारे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में दोनों पार्टियों की बराबर की हिस्सेदारी। साइबर ठगी के मामले में उत्तराखंड STF को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तराखंड STF और साइबर क्राइम पुलिस ने हल्द्वानी के थाना कोतवाली में 26 अक्टूबर 2022 को दर्ज एक मुकदमे में पश्चिमी बंगाल से एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड STF गिरफ्तार शातिर की तलाश में डेरा जमाए हुए थी। दरअसल हल्द्वानी के एक रिटायर्ड डॉक्टर ने थाना कोतवाली में 26 अक्टूबर को ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसने पेंशन देको नाम पर अज्ञात व्यक्ति ने 10,50,000 की ठगी की है।
अक्टूबर 2022 में एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हरीश लाल जी, इनके द्वारा कोतवाली हल्द्वानी में जनपद नैनीताल में मुकदमा दर्ज कराया गया था कि इनके साथ में ट्रेजरी ऑफिसर बनकर किसी ने कॉल किया और इनकी पेंशन संबंधी जो देयक हैं उनके भुगतान के नाम पर इनसे 10.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई थी। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रुद्रपुर को ट्रांसफ़र हुई थी और उस पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम को एक सफलता मिली है और जो इस धोखाधड़ी में इन्वॉल्व था गैंग, उसका जो प्रमुख सरगना था अभिषेक शॉ, इसको वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और इससे पूछताछ में जो सामने आया है कि ये जो सरकारी वेबसाइट्स हैं वहाँ से जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी जानकारी जुटाते थे और उनके नंबर्स पर कॉल करके ट्रेजरी ऑफिसर बन के कॉल करते थे। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई इस हादसे में हताहत नहीं हुआ है। बता दें कि मेरठ से हरिद्वार की ओर आ रही कार में 4 लोग सवार थे। हरियाणा नंबर के एक अन्य वाहन ने तेज स्पीड में ओवरटेक करते समय इनको टक्कर मार दी। इसके चलते कार का एक अगला टायर निकलकर काफी दूर जा गिरा। हादसे के वक्त कार में लगे सेफ्टी बैग खुलने से कार सवार चालक और साथ बैठे लोगों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा? बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में